हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पेरियल केमिस्ट्री 402। इम्पेरियल केमिस्ट्री 402 में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं, किस चिड़िया का नाम है भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग परिचय के रूप में ये जानेंगे कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ओके, यानी यहाँ पर हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, इथाइल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, मीथेन के बारे में पढ़ेंगे, इथेन के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसे हम लोग दो डेफिनेशन के द्वारा डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आता है ओल्ड डेफिनेशन। तो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं कि वैसे कंपाउंड्स जो एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, यानी ऑल दोज, या फिर हम लोग कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स which are obtained from living sources like animals and plants are called ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मान करके चलिए हमारा प्रोटीन्स है भाई, हर किसी के बॉडी में पाया जाता है, फैट्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सभी को पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया था। तो प्रॉब्लम इसमें ये आता है कि मान करके चलिए कि अगर हम आपके सामने एक ये सब्सटेंस रख दिए, मान करके चलते मार्कर है ये, तो हम पूछेंगे कि बताइए ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसे प्लांट से निकाल के लाए हो या ज़मीन से खुदाई करके लाए हो। तो ये गलत हो जाएगा ना। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि जितने भी उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी थी उनके कंपोजिशन को पढ़ा, और उसमें उन लोगों ने देखा कि इन सबों में हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित है। तो एक नया डेफिनेशन आया, दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दूसरा डेफिनेशन हमारा आता है न्यू डेफिनेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं मॉडर्न डेफिनेशन। those compounds which are either hydrocarbon or their derivatives are called organic compounds। यानी वे सभी कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन शब्द का मतलब होता है बच्चों वैसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और जो कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है या इसके द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मान करके चलिए हमारा एक कंपाउंड है मीथेन, CH4, क्या कहते हैं इसको हम लोग,
मीथेन कहते हैं। मीथेन का रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 से करवा दें तो एक मॉलिक्यूल HCl बाहर निकल जाता है और हमें मिलता है CH3Cl। इसका नाम है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। तो अब बताइए, मीथेन जो है केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, जबकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन भी है। तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। और इस हाइड्रोकार्बन से बनाया गया कौन? क्लोरोमीथेन। तो हम इसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, HC, हाइड्रोकार्बन। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, दोज कंपाउंड्स विच आर आइदर हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी वैसे कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव्स हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताइए, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव यहाँ पर है, दैट इज क्लोरोमीथेन। तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मान करके चलिए दूध है ना? तो दूध गाय से प्राप्त होती है, लेकिन क्या दही गाय से प्राप्त होती है? नहीं। तो दही को हम लोग दूध से बनाते हैं, तो दही को हम लोग कह सकते हैं दूध का डेरिवेटिव है। किसका है? दूध का। लेकिन दही हो, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे रसगुल्ले हो, ये सभी किसके उत्पाद हैं? दुग्ध उत्पाद हैं। यानी ये सभी गाय से निकाले गए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम लोग कहेंगे या तो हाइड्रोकार्बन हो या तो उसका डेरिवेटिव हो, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड एक थ्योरी दिया गया है जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। इसे दिया गया था गिवन बाय बर्जेलियस। बर्जेलियस ने दिया था इसे 1815 में, और इनका कहना था अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नो कंपाउंड्स कैन बी prepared इनका कहना था all the organic compounds are natural। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी के सभी नेचुरल है, यानी प्रकृति का देन है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मानव के द्वारा प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। तो ये कहना था बर्जेलियस का। यानी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड या प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय मैन। मानव के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया नहीं जा सकता है। मतलब ये कहना है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सब प्रकृति की देन है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मानव के द्वारा लैब में बनाया नहीं जा सकता है। तो ये बात हो गई कि अगर ये थ्योरी दे दिए, इसका मतलब है कि हम कोशिश भी ना करें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का। इमेजिन करिए कि इन्होंने एक ऐसा भ्रम फैला दिया, जैसे मान लेते हैं कि आपके गांव से कोई बच्चा कोटा गया, सपोज कर लेते हैं मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, और वो 4 साल रहा लेकिन मेडिकल पास नहीं कर पाया, फिर घर चला गया। फिर मान लेते हैं 2 साल के बाद एक और लड़का गया, वो भी 4 साल रहा और 4 साल के बाद फिर से वापस लौट गया, मेडिकल नहीं निकल पाया। तो आप सोचिए गांव में एक भ्रम नहीं फैल जाएगा कि भाई कोटा जाना बेकार है, यहाँ से बच्चे जाते हैं और मेडिकल नहीं निकालते हैं। तो ये लोगों में भ्रम फैल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना नहीं सकते हैं, इस वजह से
किसी ने भी ट्राई नहीं किया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का। और यही कारण है कि अगले 12-13 साल तक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना। जो प्रकृति का देन है वही मान करके लोग चलने लगे। आफ्टर दैट 1828 ईस्वी में एक्सीडेंटली क्या हुआ, इन 1828 कि इन्हीं के ग्रुप में काम करने वाले एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ओलर, है ना, उन्होंने जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। एक्सीडेंटली बन गया वो भाई। उन्होंने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो देखा एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या है, यूरिया। तो यूरिया जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया मिस्टर ओलर के द्वारा अमोनियम साइनेट से। तो इसके बाद ओलर थ्योरी, ये 1828 ईस्वी में आया। हालांकि हम इसको थ्योरी के नाम से नहीं जान सकते हैं, लेकिन कहिए बट इन 1828 मिस्टर ओलर made an organic compound that is urea by heating ammonium cyanide। अमोनियम साइनेट को इन्होंने गर्म किया और एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। यानी अमोनियम साइनेट जो है CNO, इसे गर्म किया और यहाँ पे गर्म करने के बाद एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ और इसके बाद हमारा नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया NH2CO NH2। इसका फॉर्मूला है बच्चों, ये हो गया आपका यूरिया, ये है अमोनियम साइनेट। तो इस तरह से क्या हुआ कि वाइटल फोर्सेस थ्योरी या फिर जिसे हम लोग बर्जेलियस थ्योरी कहते हैं, ये जो है फेल कर गया। कब जाकर के 1828 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ कि रेगुलर बेसिस से लगभग आज के टाइम में 20 से 30 हज़ार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर साल बनाए जा रहे हैं और आज के टाइम में टोटल हमारे पास 7 to 8 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम लोग कहेंगे आफ्टर दैट an average of 20 to 30,000 organic compounds were made every year nowadays। We have 7 to 8 million organic compounds। और अभी हमारे पास 7 से 8 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें से 95% जो है वो मैन मेड है। Out of these 90 to 95% or we can say 95% are artificial, यानी मैन मेड। तो बच्चों एक बार फिर से डेफिनेशन, वैसे केमिस्ट्री का वह ब्रांच जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहेंगे हम लोग, पुराना डेफिनेशन है दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी वैसे कंपाउंड जिसे हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा।
मॉडर्न थ्योरी ये कहता है, या मॉडर्न डेफिनेशन, कि वैसे कंपाउंड्स जो या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव हैं, हम लोग उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मीथेन एक हाइड्रोकार्बन था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए किसमें, क्लोरोमीथेन में, तो अब ये क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव दोनों जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएगा। इसके बाद आता है हमारा वाइटल फोर्सेस थ्योरी, जिसे बर्जिलियस ने दिया था 1815 में। इनके अनुसार जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सब के सब नेचुरल हैं, यानी प्रकृति की देन है, सुपर पावर गॉड के द्वारा बनाया गया है, और इसे हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते हैं। लेकिन 1828 ईस्वी में 1828 में मिस्टर ओहलर, जो कि उन्हीं के ग्रुप में काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या है, यूरिया। यानी यूरिया जो है फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, यूरिया है ना, जिसे अमोनियम साइनेट से बनाया गया था, किसके द्वारा, ओलर के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 20 से 30 हजार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर साल बनाए जाने लगे, और आज के टाइम में हमारे पास 7 से 8 मिलियन यानी 70 से 80 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें से 95% जो है वो आपका मैनमेड है। अब जरा सोचिए कि अगर ये ओलर ना होते तो हमारे पास इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ना होता, और अगर इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना होता तो केमिस्ट्री इतना वास्ट भी नहीं होता। चलिए ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रीजन बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आज हमारे पास, अभी हम लोगों ने देखा 7 to 8 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो आखिरकार क्या रीजन है कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल हो सके। तो बच्चों 4 कारण हैं। पहला है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दूसरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तीसरा मल्टीपल बॉन्डिंग, और चौथा है आइसोमेरिज्म। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आज हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हैं, इसका क्या रीजंस है ना। तो फर्स्ट वन, टेट्रावैलेंसी। पहला क्या आता है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बच्चों आप सभी जानते हैं दुनिया का हर एक एलिमेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, यानी ऑक्टेट को पूरा कर सके। तो बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 और कितना, 4। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। तो इससे कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 4 बॉन्ड बनाएगा। यानी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। इसके इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यानी कार्बन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट bonds. This property is called tetravalency of carbon. Tetravalency of, तो भाई देखना ये है कि अगर ये 4 बॉन्ड बना ही लिया तो क्या कर दिया ये, तो ऑब्वियस सी बात है 4 बॉन्ड बनाने से ज़्यादा कार्बन का ज़्यादा कंपाउंड कैसे हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, और कार्बन के पास अगर 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है, जैसे मान करके चलिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन पाएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके, उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा, सेकेंड नंबर में आ जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन is called
कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पास ये टेंडेंसी होती है कि ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, इस तरह से हजारों कार्बन आपस में जुड़ करके वेरिएबल नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड बना सकते हैं। यानी मान करके चलिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक कार्बन का कंपाउंड हो गया, ये हमारा दो कार्बन का कंपाउंड हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो बताइए इस तरह से हजारों कार्बन का कंपाउंड बन सकता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कैन form large number of organic compounds of variable number of carbon atom, variable number of carbon atoms। तीसरा नंबर हमारा आ जाता है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना। तो कार्बन के पास ये क्षमता होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन से एक बॉन्ड बना सकता है, दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना सकता है, दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्डिंग। तो ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड with similar atom or different atom, similar atom or different atom। similar atoms or different atoms। अब अभी मान करके देखिए कि यहां दो दो कार्बन का कंपाउंड है, ये भी दो कार्बन का, ये भी दो कार्बन का और ये भी दो कार्बन का, लेकिन बॉन्डिंग की वजह से ये तीनों कंपाउंड अलग अलग हो गए। इस वजह से भी ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड है हमारे पास। और ये आपका सिमिलर एटम, जैसे मान करके चलिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं दूसरे एटम के साथ या सिमिलर एटम के साथ। और ये भी एक कारण है कि आज हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। चौथा नंबर रीजन आ जाता है आइसोमेरिज्म या आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको। क्या है ये? जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 कंपाउंड, 4 कार्बन का एक कंपाउंड है या 5 कार्बन का है। अब देखते हैं कि ये 5 कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज है, अलग कंपाउंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये 5 कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज है, अलग कंपाउंड हो गया। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर इन लोगों का क्या है? अलग है। तो ये लोग क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, तो ये अलग अलग कंपाउंड होंगे। तो ये आइसोमर्स हैं और ये भी एक रीजन है कि सेम फार्मूला होने के बावजूद भी ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं। इस वजह से भी हमारे पास आज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो टोटल कितने रीजन हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? 4। पहला है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दूसरा कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, तीसरा जो है मल्टीपल बॉन्डिंग और चौथा नंबर आइसोमेरिज्म। टेट्रावैलेंसी क्या होता है? कार्बन के पास क्षमता होती है 4 बॉन्ड बनाने का, टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ करके लंबा चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर है मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कार्बन कोई दूसरे कार्बन के साथ या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, इसे हम लोग मल्टीपल बॉन्डिंग कहते हैं। और ये भी एक रीजन है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और 4th नंबर है आपका आइसोमेरिज्म। ये बताता है कि सेम फार्मूला होने के बावजूद भी कंपाउंड अलग अलग हैं।
ड्यू टू अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट ओरिएंटेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों कंपाउंड जो अभी आप देख रहे हैं तीनों अलग अलग हैं, जबकि तीनों का फार्मूला क्या है, सेम है। तीनों में नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या है, सेम है, लेकिन कंपाउंड अलग है। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारे पास लगभग 1 करोड़ के आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए हैं। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चार्ट आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भाग में बांटा गया, एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हम लोग साइक्लिक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लिक, और इसे हम लोग एसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ये कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दोनों जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहाँ जो है फर्स्ट और लास्ट जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये ओपन फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग इसे कहेंगे एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के देखते हैं। मान करके चलिए यहाँ पर 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, CH2 CH2 CH2। ये तीनों कार्बन आपस में देखिए तो जुड़े हुए हैं और एक रिंग का फॉर्म ले रहा है, बिल्कुल। तो हम लोग इसे कहेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर मान करके चलिए यहाँ पर 3 कार्बन है, CH3 CH2 और CH3। ओके, इसका फर्स्ट और लास्ट देखिए तो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, यानी ये रिंग का रूप नहीं ले रहा है, तो हम लोग इसे कहेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एक करके देखते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भाग में बांटा गया है। एक आता है आपका स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रेट चेन यानी चेन जो है वो सीधा होगा, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन चेन स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी मान करके चलिए ये कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये बिल्कुल ही सीधा गया हुआ है, बिल्कुल लिप्टस की पेड़ की तरह, बिल्कुल सीधा खजूर के पेड़ की तरह, कोई भी शाखा वगैरह इसमें नहीं है, तो हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन वही अगर हम लोग बरगद का पेड़ ले लें तो ये हो जाएगा आपका ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो चलिए आते हैं, स्ट्रेट चेन हो गया, ये 2 प्रकार के होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखिए दोस्तों, ब्रांच चेन में भी सैचुरेशन और अनसैचुरेशन हो सकता है और स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या खासियत है कि भाई ब्रांच तो होगा ही होगा, साथ में सैचुरेटेड भी होगा और अनसैचुरेटेड भी होगा, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, केवल और केवल खजूर के पेड़ की तरह सीधा जाएगा। हम लोग उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए आते हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भाग में बांटा गया है, एक सैचुरेटेड और दूसरा कौन सा, अनसैचुरेटेड। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट चेन को 2 भाग में बांटा गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ब्रांच चेन को भी 2 भाग में बांटा गया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है वो जरा हम लोग समझ लें। सैचुरेटेड का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी कार्बन होंगे वो एक दूसरे से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तीसरा चौथे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे बोलेंगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अल्केन। क्या है, अल्केन। चलिए आते हैं अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर क्या है, अनसैचुरेटेड में सिंगल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, केवल डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, इसके बारे में समझना है। सिंगल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। तो अगर डबल बॉन्ड रहा कार्बन कार्बन के बीच तो हम इसे एल्कीन कहेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अल्काइन। लेकिन याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है
कि अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डबल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अगर डबल बॉन्ड रहा कार्बन कार्बन के बीच तो उसे एल्कीन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसे क्या बोलेंगे, अल्काइन। तो ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, अनसैचुरेटेड के। इसी तरह से हमारा जो है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये आपके दो प्रकार के होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बड़ा वाला चेन है इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन। और जो ब्रांच के रूप में है इसको हम लोग ब्रांच चेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन। तो बताइए ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, ब्रांच चेन भी होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए आते हैं हम लोग क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी यहाँ पर जो है पेरेंट चेन जो होगा वो साइकिल के फॉर्म में होगा, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या दिए हुए हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम देखिएगा यहाँ पे होमोसाइक्लिक है, साइकिल का मतलब तो समझ गए। ये होमो शब्द जो है इसका मतलब होता है बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम, यानी जो हमारा रिंग है वो बना होगा आपका केवल और केवल कार्बन का, तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक है, यानी कार्बन तो होगा ही होगा लेकिन कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम जुड़ा हुआ है रिंग में तो हम उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए आते हैं होमोसाइक्लिक में पहले। तो होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि रिंग केवल और केवल कार्बन का बना होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक जो है दो प्रकार के होंगे। थोड़ा सा यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान करके चलिए ये हमारा CH2 है, CH2 है और CH2 है। देखिए तो रिंग में केवल और केवल कौन है, कार्बन है। लेकिन अगर रिंग में कार्बन के अलावा अगर कोई और रहा, जैसे मान के चलते हैं ये हमारा CH2 और यहाँ O है, तो इस रिंग में ऑक्सीजन भी है, इस रिंग में ऑक्सीजन भी है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। तो बताइए रिंग चेन या क्लोज चेन या फिर हम लोग कहेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार के होंगे, एक होमोसाइक्लिक और दूसरा क्या, हेट्रोसाइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दोनों दो दो प्रकार के होंगे, एक होगा एलिसाइक्लिक और दूसरा होगा एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब उससे पहले हम लोग एरोमेटिक के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है भाई एरोमेटिक, तो फिलहाल इतना ही जानिए, हालांकि इसका 4 नियम है, हर्कल्स ने दिया था, लेकिन इतना जानिए कि अल्टरनेट अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। और इसका एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं बेंजीन वाइट यानी बेंजीन, C6H6 इसको बोला जाता है बेंजीन, आप लोगों ने देखा होगा। ये हो गया हमारा क्या, बेंजीन। और अगर मान करके चलिए यहाँ पर जो है सपोज कर लेते हैं और ठीक है, अगर 6 कार्बन का एरोमेटिक रिंग है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बेंजीन या बेंजीन वाइट। और अगर 6 कार्बन से ज़्यादा अगर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नन बेंजीन वाइट। ओके, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड दो प्रकार के होंगे, बेंजीन वाइट और नन बेंजीन वाइट। और एलिसाइक्लिक में क्या होगा, जैसे मान करके चलते हैं आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर कोई अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, कार्बन होगा रिंग में। अब चले आते हैं हेट्रोसाइक्लिक में। तो हेट्रोसाइक्लिक में आप देखिएगा कि एलिसाइक्लिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने ये देखा, ये आपका हो गया एलिसाइक्लिक। लेकिन अगर मान करके चलिए हम लोग बात करते हैं, यहां पर मान लेते हैं हमारा ऑक्सीजन है, हम इसे फ्यूरेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरेन।
तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और इसके पास लोन पेयर है, तो ये आ गया कॉन्जुगेट सिस्टम में, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बन के अलावे रिंग में ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। और यहाँ पर देखिएगा कार्बन के अलावे यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन यहाँ पर कोई भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है जहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, है ना, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक, और इसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, ये बात थोड़ा क्लियर नहीं हो पाई होगी कि एरोमेटिक आखिर कहते किसको है। तो बच्चों, एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड के पास 4 कंडीशन होना चाहिए। पहला साइक्लिक, तो देखिए ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। दूसरा, सारे कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर जितने भी कार्बन है वो सब के सब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तीसरा नंबर कंडीशन आता है, ये स्ट्रक्चर को sp2 को ही हम लोग प्लेनर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेनर। और तीसरा बात आता है ओवरऑल रेजोनेंस होना चाहिए, ओवरऑल रेजोनेंस। अगर ओवरऑल रेजोनेंस हो रहा है रिंग में, रेजोनेंस का मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड रेजोनेंस। और चौथा नंबर कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n+2 होना चाहिए। तो बताइए, अगर n का वैल्यू आप 1 रखते हो तो 4 × 1 कितना हो गया, 4 + 2 कितना, 6। तो अब देखिएगा यहाँ पर हो गया आपका 2 2 4 और 2 6। उसके बाद आप देखिएगा, अगर मान करके चलते हैं हम लोग यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस क्या 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो आपका 10 है, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी ये आपका एरोमेटिक नहीं है, तो हम ये एग्जाम्पल गलत ड्रॉ किए हैं। आप देखिएगा यहाँ पर जो है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, है ना। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, यानी टोटल 5 बॉन्ड, कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड। या तो फिर आप इसको ऐसे रख सकते हैं एजुलिन कहते हैं इसको। ये आपका नॉन बेंजीनोइड हुआ, यहाँ पर कोई भी रिंग बेंजीन का बना हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका बेंजीन है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड। थोड़ा सा और अगर मान करके चलिए, ये आपका बेंजीन है, OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी तो 6 कार्बन है, तो बेंजीनोइड कहलाएगा। और यहाँ पर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपका एरोमेटिक है। क्लियर है। तो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव को हम लोग बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, बाकी हम लोग क्या बोलेंगे इसे, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। एक बार फिर से, ओपन चेन और दूसरा कौन सा, क्लोज चेन, या जिसे हम लोग रिंग चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ओपन चेन 2 प्रकार के होंगे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। और स्ट्रेट चेन में क्या होगा, केवल और केवल सीधी चेन होगा, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा। और ब्रांच चेन में सीधी चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी होगा, इसलिए हम लोग इसे ब्रांच चेन कहते हैं। दोनों दो प्रकार के होंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल अल्केन है, अनसैचुरेटेड का अल्कीन और अल्काइन। अल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन यहाँ पर ब्रांच चेन होगा। ओके। हम लोगों ने देखा क्लोज चेन या क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 2 प्रकार के होंगे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में रिंग केवल और केवल कार्बन का बना होगा, और ये 2 प्रकार के होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ये केवल और केवल साइकिल के फॉर्म में होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा।
ठीक है। अगर ये साइकिल है एज वेल एज एरोमेटिक है, मतलब ये 4 कंडीशन को फॉलो करता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। और ये 2 प्रकार के होंगे, एक बेंजीनोइड और दूसरा नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड शब्द जो है बेंजीन से आया बच्चों। अगर ये बेंजीन या उसका डेरिवेटिव है तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेंजीनोइड। अदरवाइज इसे क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड। दूसरा पार्ट आता है हेट्रोसाइक्लिक। अगर हमारा चेन में, रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम रहे तो हम उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। और ये 2 प्रकार के होंगे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यानी आपका कोई भी एटम अटैच है लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस वगैरह नहीं होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। यानी इसका प्रॉपर्टीज जो है ना ओपन चेन जैसा ही रहता है, बस केवल रिंग के फॉर्म में है। और एरोमेटिक में क्या होगा कि यहाँ पर जो है साइक्लिक भी होगा, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी होगा, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ओवरऑल रेजोनेंस भी होगा, और टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n+2। यानी अगर यहाँ n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, +2, टोटल 6, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नोट्स को प्रॉपर बनाते जाइए और अपडेट रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ये वीडियो जो है स्पेशली 11 क्लास के बच्चों के लिए है, जो भी 11 क्लास में मूव कर रहे हैं। ठीक है, नीट और जेई के लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। हालांकि जो बच्चे अभी अभी 11 के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।